नमस्कार। आज हम एक ऐसी केस फाइल की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये एक ऐसी कहानी है जो जासूसी और इंसानी दिमाग की पहेलियों के बीच की धुंधली लकीर पर चलती है। चलिए, इस पूरे मामले के विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है, जो हमें सीधे सीधे अपराध की दुनिया से उठाकर इंसान के मन की अंधेरी गहराइयों में ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से। फ़ोन पे कोई आवाज़ नहीं थी, बस किसी के सांस लेने की आवाज़। और यही वो पहली ध्वनि थी जिसने रेवेंसवुड जैसे शांत शहर में एक बहुत ही भयानक रहस्य का बीज बो दिया था। रेवेंसवुड की एक बेहद ठंडी और खामोश रात, और डिटेक्टिव आर्यन को एक अजीब सा फोन आता है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे सिलसिले की जो उनकी पूरी दुनिया को, उनकी पहचान तक को हिलाकर रख देने वाला था। कुछ ही मिनटों के बाद एक और कॉल आती है। इस बार फोन पर एक फुसफुसाहट थी, एक ऐसी फुसफुसाहट जो सीधे डिटेक्टिव आर्यन को आने वाले अपराध से जोड़ रही थी और उनकी रगों में एक सिहरन दौड़ा रही थी। ये कोई चेतावनी थी या शायद एक दावा? अगली सुबह शहर की वो खामोशी टूट जाती है। पहले अपराध का पता चलता है। कमाल की बात ये थी कि क्राइम सीन पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, ना ही किसी तरह के संघर्ष का कोई संकेत। सुराग के नाम पर सिर्फ एक चीज थी, दीवार पर खून से लिखा हुआ समय, ठीक 12 AM, ठीक वही वक्त जब आर्यन को पहला कॉल आया था। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। बहुत जल्द एक घातक पैटर्न सामने आने लगता है। हर हत्या ठीक आधी रात को होती है और हर क्राइम सीन पर वही समय लिखा मिलता है। शहर में खौफ का माहौल बन जाता है और मीडिया इस रहस्यमयी कातिल को एक नाम देती है, द मिडनाइट कॉलर। कातिल की सटीकता, उसकी प्रिसिजन हैरान करने वाली थी। हत्याएं एक के बाद एक होती हैं और सभी ठीक 12 बजे रात को। साफ था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मैसेज था, एक बहुत ही डरावना और सोचा समझा मैसेज। और फिर अचानक खेल बदल जाता है। हत्याएं तो रुक जाती हैं, लेकिन कॉल्स नहीं। अब कातिल का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टिव आर्यन पर था। हर रात ठीक 12 बजे वही कॉल, कभी खामोशी, कभी फुसफुसाहट और कभी एक ठंडी सी हंसी। ये जांच अब एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक दिमागी जंग बन चुकी थी। और फिर एक रात कातिल खेल के नियम ही बदल देता है। वो सीधे आर्यन को चुनौती देता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी, जिसका सामना करने के लिए आर्यन को अपनी हर हद से आगे जाना था। और पहली बार आर्यन को एक ठोस सुराग हाथ लगता है। कॉल को शहर के बाहर एक पुराने वीरान पड़े अस्पताल तक ट्रेस किया जाता है, एक ऐसी जगह जो सालों से भूली बिसरी और अंधेरे में डूबी हुई थी। यहीं पर सच का सामना होना था। कहानी अब अपने चरम पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। आर्यन उस वीरान अस्पताल में अकेले हैं और उनका सामना उस सच्चाई से होने वाला है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देगी। वो सच्चाई एक बंद कमरे में उनका इंतजार कर रही थी, जहां सारे जवाब छिपे थे। जैसे ही आर्यन अस्पताल में दाखिल होते हैं, उनका फोन फिर से बज उठता है। ठीक 12 बजे वो उस फोन की आवाज का पीछा करते हुए एक बंद कमरे तक पहुंचते हैं। दरवाजा तोड़कर जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, सब कुछ थम सा जाता है। कमरे में सिर्फ एक आईना था और उस पर खून से लिखा था, और करीब से देखो। आर्यन करीब जाते हैं और उन्हें अपने ही अक्स में कोई और दिखाई देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल उन्हीं का था और वो मुस्कुरा रहा था। यही वो पल था जब सारा सच सामने आ गया। वो कॉल्स, वो हत्याएं, कोई सबूत न मिलना, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यन का ही एक हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में वो खुद अनजान थे। ये खुलासा इस केस को एक आम अपराध की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। अब ये एक इंसान के मन की गहराइयों का अध्ययन बन जाता है। तो चलिए, अब इस केस के जासूस से हटकर एक मनोविज्ञानी की तरह इस खंडित मन के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, इस केस के केंद्र में जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसे स्प्लिट पर्सनालिटी या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये अक्सर किसी गहरे सदमे या ट्रॉमा की वजह से होता है, जहां मन खुद को बचाने के लिए एक दूसरा व्यक्तित्व बना लेता है, एक ऑल्टर ईगो, जो उन यादों और कामों को संभालता है जिन्हें हमारा मुख्य व्यक्तित्व बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्यन के केस में द मिडनाइट कॉलर वही दूसरा व्यक्तित्व था।
तो इस मनोवैज्ञानिक नज़रिए से जब हम पुराने सुरागों को फिर से देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। वो फ़ोन कॉल्स, वो आर्यन की दूसरी पर्सनालिटी थी जो खुद को ही मतलब आर्यन को ही ताना मार रही थी। घरों में जबरन घुसने का कोई निशान क्यों नहीं था? अरे भाई, क्योंकि कातिल के पास तो घर की चाबियां थीं। और कोई सबूत क्यों नहीं मिला? क्योंकि केस का इंचार्ज जासूसी तो खुद कातिल था। ये एक दिमाग के अंदर की ही जंग थी, जहां एक हिस्सा जुर्म कर रहा था और दूसरा उसे सुलझाने की कोशिश में लगा था। आखिर में जब पुलिस को डिटेक्टिव आर्यन मिलते हैं तो वो कोई विरोध नहीं करते। वो सिर्फ एक बात कहते हैं जो इस केस की सबसे डरावनी सच्चाई को बयां करती है। ये एक वाक्य हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपने दिमाग की गहराइयों को, अपने मन के अंधेरे कोनों को सच में कितना जानते हैं?